नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। रुक करते हैं हम खबर की ओर। ऋषिकेश में अखिल भारतीय महापौर परिषद की 117वीं कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित हुई। बता दें कि जिसमें देश के विभिन्न शहरों के महापौर शामिल हुए। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री सीएम धामी ने हिस्सा लिया और शहरी विकास, सुशासन तथा जन सेवा से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि बेहतर शहरी व्यवस्थाओं और जन सेवाएं ही विकास की आधारशिला है। बैठक में देश भर से आए महापौर के बीच शहरी विकास, नगर निकायों की कार्यप्रणाली और जनहित से जुड़े विषयों पर व्यापक मंथन हुआ। भाइयों एवं बहनों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं इस महत्वपूर्ण बैठक में आप सबके आज ये देव नगरी, योग नगरी, मां गंगा के पावन तट पर देवभूमि उत्तराखंड, आप सबके पधारने पर मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए ये बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि आज मुझे देश भर की शहरी सरकारों के आप सभी कर्णधारों के मध्य उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया है कि इस सम्मेलन में शहरी विकास, स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण, नागरिक सुविधाओं के विस्तार, ऐसे अनेक विषयों पर गहन विचार विमर्श, चिंतन, मनन, संवाद आप सबके मध्य किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस महामंथन से मां गंगा के सानिध्य में जो अमृत निकलेगा वह हमारे सभी शहरी निकायों को और अधिक मजबूत बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, सभी अपने अपने शहरों के आप प्रथम नागरिक हैं। आपके कंधों पर उन शहरों को स्वच्छ बनाना, उनको निर्मल बनाना, शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, मलिन बस्तियों को साफ स्वच्छ करना, उनको हर प्रकार की सुविधाएं देना, ये आपके कंधों पर ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और आप सभी न केवल अपने अपने शहरों का नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि वहाँ के नागरिकों की आशाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और विश्वास के भी सशक्त प्रतिनिधि के रूप में आप आज उनका नेतृत्व उनको प्रदान कर रहे हैं। आपके प्रत्येक निर्णय का प्रभाव केवल आज पर ही नहीं होने वाला है। आपके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जो भी काम लिए जाएंगे, वो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी संवारने का काम करेंगे। कि आप किस प्रकार का भविष्य हमारी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, हमारे अमृतकाल को किस प्रकार से अमृतमय बनाना चाहते हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि यदि हमारे देश की आत्मा गांव में बसती तो हमारे नागरिकों के सपने, उनकी आकांक्षाएं और उनके भविष्य की संभावनाएं शहरों में आकार लेती हैं, शहरों में विस्तार लेती हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी अपने शहरों में न केवल बुनियादी सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि श्रद्धालुओं के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता का भाव ही सरकार के प्रयासों की सबसे बड़ी सफलता है।
उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की यात्रा सुरक्षित, सुगम और भूलने ना योग्य हो, राज्य सरकार की निरंतर प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर किया जा रहा है ताकि तीर्थ यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि सरकार यात्रा मार्गों, सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं को मजबूत करने पर लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड सरकार भारत चीन सीमा से सटे गांवों के विकास और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमांत गांवों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिथौरागढ़ के गुंजी और चमोली के नीति क्षेत्र में अल्ट्रा मैराथन जैसे आयोजन कर रही है, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐसे आयोजनों में सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ता है, स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और पलायन रोकने में मदद मिलती है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि होमस्टे और अन्य योजनाओं से इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और अब अधिक संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से कि वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पहले माड़ा गांव का भ्रमण किया था। माड़ा गांव गए थे, जिसको देश का अंतिम गांव कहा जाता था, और उन्होंने वहीं से माड़ा गांव और माड़ा गांव के जैसे अन्य गांव को पहले गांव की संज्ञा दी। उसके बाद वो आदि कैलाश गए थे, गुंजी गए थे और फिर हरसिल मुखवा गए थे। तो उनकी प्रेरणा से हम ऐसे सभी जो हमारे उच्च हिमालय क्षेत्र हैं, चाहे वो आदि कैलाश का क्षेत्र हो या हमारा नीति का क्षेत्र हो, वो सभी आने वाले समय में देश और दुनिया के नक्शे पर आए। और अल्ट्रा रन होने का असर ये हो रहा है कि लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जब से उन क्षेत्रों का भ्रमण किया है, आज आदि कैलाश क्षेत्र में बड़ी संख्या पिछले लगभग मैं समझता हूँ 1 माह में 30,000 से ज्यादा तीर्थयात्री श्रद्धालु आदि कैलाश के दर्शन कर चुके हैं और बड़ी संख्या में आ रहे हैं। मैराथन होती है, सिक्किम में भी होती है और भूटान में भी होती है। भूटान तो एक इंटरनेशनल लेवल पर चले गया है। हम चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड भी इंटरनेशनल लेवल पे जाए, और ये जो नीति के अंदर जो मैराथन हो रही है और जो आपके आदि कैलाश से जो मैराथन हो रही है, ये निश्चित रूप में जो हमारे भारत के जो दौड़ करने वाले लोग हैं, मैराथन करने वाले लोग हैं, उनको आकर्षित करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में राजनेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 4 और 5 जून के उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रदेश कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। राहुल गांधी 4 जून को अल्मोड़ा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें कुमायूं मंडल के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। इसके बाद वो पौड़ी में पूर्व सैनिकों से मुलाकात करेंगे। 5 जून को राहुल गांधी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक करेंगे। कांग्रेस विधायक सुमित हरदेश ने कहा कि ये दौरा उत्तराखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण संदेश देगा और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा। उन्होंने दावा किया कि अल्मोड़ा की जनसभा ऐतिहासिक होगी और प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ता एवं समर्थक इसमें शामिल होंगे। राहुल गांधी जी तो इस देश की एक शांति की और इस देश के संविधान की रक्षा की आवाज़ है, और कदकाठी जो राहुल गांधी जी की पिछले वर्षों में जो बढ़ी है लोगों की नज़रों में, जो उनका कद ऊंचा हुआ है, उनका परिश्रम से और तपस्वी तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने अपने संदेश को आगे करने का काम करा है, इसलिए बहुत उत्साह है। और अल्मोड़ा में रैली है और हल्द्वानी से भी 1000 से ज़्यादा लोग हल्द्वानी से जा रहे हैं, और मेरा पूरा भरोसा है कि वहाँ पे 15 से 20 हज़ार लोग राहुल जी की आवाज़ को सुनेंगे और पूरे पहाड़ में संदेश जाएगा। और राहुल जी का जो विजन डॉक्यूमेंट है और जो उनकी वाणी है, जो सत्यता है, वो लोग जब सुनेंगे तो अवश्य निसंदेह जो आने वाला चुनाव है उस पर बहुत भारी प्रभाव इसका पड़ने वाला है। कार्यकर्ता तो हमेशा तैयार है। कार्यकर्ता के मन में जो कांग्रेस का प्रेम है वो
कम नहीं हो सकता। और उन कार्यकर्ताओं को भी पता है और पब्लिक को भी पता है कि कांग्रेस की अगर सरकार स्थापित होती है इस प्रदेश में, तो जो विकास का पहिया जो रुक गया है, बेरोजगारी जो बढ़ चुकी है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो चरमरा चुकी हैं, आर्थिक सामाजिक न्यायिक दंड जो भाजपा की सरकार ने दिया है, उससे कैसे मुक्ति मिले, निजात मिले, इसके लिए कार्यकर्ता भी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है राहुल गांधी जी का संदेश पहाड़ के हर व्यक्ति के दिल को छुएगा। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 2 दिवसीय दौरे से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वो अनजाने में भारतीय जनता पार्टी की काफी मदद करते हैं। निशंक ने मुस्कुराते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से काम करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के बयान और राजनीतिक कदम अक्सर भाजपा के लिए लाभकारी साबित होते हैं। उनके इस बयान के बाद कार्यक्रम में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच हंसी का माहौल बन गया। माना जा रहा है कि भाजपा नेता का ये बयान राहुल गांधी के हालिया राजनीतिक बयानों और रणनीतियों पर कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है। राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे से पहले ये कमेंट ने प्रदेश की सियासत को और गर्मा दिया है। वहीं हरिद्वार में आगामी 21 जून को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय मुख्य आयोजन किया जा रहा है। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर स्वास्तिक सुरेश जैन के अनुसार इस बार हरिद्वार को प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के लिए चिन्हित किया गया है और तैयारियां तेजी से शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि कार्यक्रम के तहत योग पार्क की स्थापना, हरित योग अभियान और रन फॉर योगा जैसी कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के अन्य चिन्हित स्थलों पर भी योग कार्यक्रम होंगे। बता दें कि अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हो सके और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बने। बता दें कि 21 जून को अधिक से अधिक लोगों से योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेने का आह्वान किया गया है। मैं डॉक्टर स्वास्तिक सुरेश, जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी, जनपद हरिद्वार, आपको बताना चाहूँगा कि इस वर्ष 21 जून 2026 को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे पूरे देश में मनाया जाने वाला है। आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इस वर्ष प्रदेश स्तर का जो कार्यक्रम है वो जनपद हरिद्वार को के लिए उसमें आयोजन के लिए चिन्हित किया गया है। प्रतिवर्ष जो हमारे योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उसमें जनपद स्तर, ग्राम स्तर, शहर स्तर और प्रदेश स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें एक जनपद को प्रदेश स्तर का कार्यक्रम आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो इसी क्रम में हमारे जनपद हरिद्वार को प्रदेश स्तर का कार्यक्रम कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके बारे में हमने कार्रवाइयां शुरू कर दी। किस तरह इसमें हमारे पास योग दिवस की कई गतिविधियां आयोजित की गई हैं, जिसमें योग पार्क की स्थापना, हरित योग करना, रन फॉर योगा करना और एक प्रदेश के मुख्य चयनित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के स्थल को चयन करते हुए वहां पर पूरे प्रदेश स्तर की योग की गतिविधि का आयोजन किया जाना, ये कार्रवाइयां हमारे द्वारा किया जाना। वहीं देहरादून में विभिन्न राष्ट्रीय परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कोलागढ़ रोड स्थित सीबीआई क्षेत्र कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने नीट परीक्षा पेपर लीक, सीबीआई की कॉपी जांच प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों, सीयूटी परीक्षा में धांधली के आरोप लगाते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने बातचीत की हमारे संवाददाता हितेश त्यागी से। देश में धर्मेंद्र प्रधान को लेकर सियासत तेज हो रही है, शिक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी कांग्रेस मुखर हो गई है। और आप देख सकते हैं ये सीबीएसई का हेड ऑफिस है और दरवाजे भी यहाँ के बंद हो चुके हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से विरोध देश भर में हो रहा है और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी हो रहा है। धस्माना साहब, आज आप सीबीएसई के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, दरवाजे बंद हो गए हैं, क्या है मामला?
शिक्षा व्यवस्था के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, और धर्मेंद्र प्रधान ने तो पूरा पलीता लगा दिया। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सारे कॉम्पिटिटिव प्रतियोगितात्मक जो परीक्षाएं हैं, जिस प्रकार से पेपर लीक हो रहे हैं, नीट ने तो लाखों बच्चों का दिल तोड़ दिया। 24 लाख बच्चों ने नीट की परीक्षा दी, डॉक्टर का सपना लेकर के कि डॉक्टर बनेंगे, और एक सेकंड में उनका सपना चकनाचूर हो गया। अरबों खरबों रुपए कमा लिए बीजेपी के नेताओं ने दलाली करके, पेपर लीक करके। और सीबीएसई ने तो कमाल ही कर दिया। मतलब अब किस पे भरोसा करेंगे लोग? सीबीएसई जैसा एक केंद्रीय परीक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा का, उसमें कॉपियों की जांच में जिस प्रकार का घोटाला सामने आया है, उसका तो कोई उत्तर ही सरकार नहीं दे पा रही है। प्रधानमंत्री मौन है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान अपने कुकर्मों को डिफेंड कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, परीक्षा तुम करा रहे हो, बोर्ड तुम्हारे पास है, सारी व्यवस्था तुम्हारे पास है, शिक्षा मंत्री तुम हो, और पेपर लीक हो रहा है या नकल हो रही है या कॉपियों की जांच में गड़बड़ी हो रही है, तो उस पर आप आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे हो। सर, केंद्र सरकार कह रही है कि हमारी जो शिक्षा नीति है वो बहुत पारदर्शी है, उसमें कोई भी ऐसा मामला नहीं है, लेकिन कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जो देश के अंदर एक सियासत हो रही है शिक्षा को लेकर, इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, केंद्र सरकार ये जवाब दे कि नीट का पर्चा लीक हुआ कि नहीं हुआ। अगर लीक नहीं हुआ तो आप दोबारा परीक्षा क्यों करा रहे हैं? आपने क्यों परीक्षा कैंसिल करी? और सीबीएसई में जो घोटाला पकड़ा गया है, उसमें तो बच्चों ने एक्सपोज कर दिया। 17-18 साल के बच्चों ने आपको ऑनलाइन पूरे देश के सामने आपको निवस्त कर दिया, नंगा कर दिया। इतनी बुरे हाल इस समय शिक्षा के हो रखे हैं, और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस राजनीति नहीं कर रही है। आप देश के लोगों को धर्म की अफीम चटा करके अनपढ़ रखना चाहते हो। आप चाहते हो लोग पढ़े लिखे नहीं, लोग स्कूल जाना बंद कर दें, लोगों का शिक्षा व्यवस्था से विश्वास उड़ जाए। पूरे देश के अंदर यही हाल है, और आरोप कांग्रेस के ऊपर हास्यास्पद है। देखिए, सूर्यकांत धस्माना साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो केंद्र में जो सरकार है वह अपने नेताओं को हटाए, क्योंकि जिस तरीके से शिक्षा में मामले सामने आए हैं, धर्मेंद्र प्रधान पर लगातार आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं, और यहाँ पर सीबीएसई के हेड ऑफिस के सामने कांग्रेस धरना दे रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है कि भाजपा के जो नेता है, जो शिक्षा देख रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, उनका निष्कासन होना चाहिए। कैमरा पर्सन हर्ष सुनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। वहीं देहरादून में भाजपा के पूर्व संगठन महामंत्री अजय कुमार के राजस्थान स्थानांतरण को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कांग्रेस पर निचले स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि कांग्रेस के पास अजय कुमार या भाजपा के किसी नेता के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य है तो सार्वजनिक आरोप लगाने के बजाय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास जनहित और विकास से जुड़े मुद्दों का अभाव है, इसीलिए वो बार बार अंकिता भंडारी मामले को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है। बंसल ने दावा किया कि कांग्रेस केवल आरोपों की राजनीति कर रही है और उनके पास अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता तथ्यहीन आरोपों की राजनीति को समझ चुकी है। सबूतों के कोई कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं है, इसलिए कांग्रेस निचले स्तर की राजनीति करती है। उनके पास, अगर मैं तो कहता हूं, अगर उन पे इतना है तो कोई प्रूफ ला करके रखे ना। बिना प्रूफ के आप किसी को भी कुछ भी बोल दो। कांग्रेस नीचे स्तर की राजनीति कर रही है, चरित्र हनन की राजनीति करती है, लेकिन हम और जनता भी पूरा विश्वास रखती है, बिना सबूतों के कोई किसी बात को मानता नहीं है, और सारी जांच चल रही है। केवल कांग्रेस अपनी क्षुद्र राजनीति करने के लिए इस प्रकार की चीजें करती है। वहीं कालाडूंगी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैल पड़ाव सब विद्युत स्टेशन में तैनात देवेंद्र कुमार की हत्या के करीब 15 दिन बाद भी मामले में प्रगति नहीं होने से परिजन और ग्रामीणों में आक्रोश है। अब तक पुलिस ने केवल 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि मुख्य आरोपी और विद्युत विभाग के एक ठेकेदार समेत अन्य फरार बताए जा रहे हैं। परिजनों और ग्रामीणों ने एकत्रित होकर जल्द से जल्द फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उनका आरोप है कि अब तक किसी भी विभागीय अधिकारी ने पीड़ित परिवार से संपर्क नहीं किया, जिससे आक्रोश और बढ़ गया है और मृतक की मां, पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है।
ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारा ये कहना है कि 14 दिन पूर्व में बेलपाव ग्राम सभा के देवेंद्र कुमार के जो संविदा के पद पर विद्युत विभाग में तैनात था, उसके जेई और ठेकेदार के और एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उसका अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें कि जेई हो गया और उसका जो सहयोगी है वो जेल के सलाखों में है। लेकिन जो ठेकेदार है, जिसकी गाड़ी भी थी साथ में और यहाँ से उठा करके ये ले गए, वो अभी तक फरार चल रहा है। पीड़ित परिवार को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अगर 3 दिन के अंदर जो फरार अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्षेत्र की जनता आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेगी। इस तारीख को मेरे पति की हत्या कर दी गई है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी, बताओ तो जरा, कहाँ जाऊंगी। मैं कुछ नहीं चाहती, मैं अपने पति के लिए इंसाफ मांगती हूँ, कुछ नहीं मांगती, बस मुझे न्याय चाहिए। बस मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ, मेरे पति के लिए न्याय मांगती हूँ। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। जसपुर क्षेत्र अंतर्गत नाहदेगी शुगर मिल में गन्ना भुगतान में देरी से नाराज किसानों ने मिल परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया और प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि लंबे समय से भुगतान लंबित होने के कारण उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बिजली बिल और बच्चों की फीस तक प्रभावित हो रही है। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लेते हुए कहा कि कई बार बैठक और आश्वासन से के बावजूद करीब 8 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक नहीं हुआ। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के अंदर भुगतान नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। वहीं शुगर मिल के जीएम राहवीर सिंह ने बताया कि 17 दिनों का लगभग 8 करोड़ 17 लाख रुपए बकाया है, जिसे लेकर हेड ऑफिस से बातचीत की गई है और एक सप्ताह में भुगतान होने की उम्मीद है। वहीं देहरादून में बीती शाम अचानक बदले मौसम ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया। तेज बारिश और हवाओं के चलते शहर के कई इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे कई मार्गों पर यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलते ही फायर यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और कटर की मदद से गिरे हुए पेड़ों को हटाकर रास्तों को सुचारू कराया। समय पर की गई कार्रवाई से लोगों को काफी राहत मिली। वहीं बारिश के कारण नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। बता दें कि रिस्पना नदी उफान पर है, जहां कुछ लोग नदी में फंस गए हैं। राहत और बचाव दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया है और समय पर सहायता मिलने से बड़ा हादसा टल गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।